So today's topic is trastuzumab. I will also discuss other anti-HER2 therapies. So this is the cytoplasm of a cell, and there is located ERB family receptors. तो जो ERB family receptors हैं वो 1, 2, 3, 4. 1 को हम बोलते हैं EGFR. दिस इज HER2, HER3, HER4. ठीक है, तो 4 रिसेप्टर्स हैं. 1 को हमने नाम दिया EGFR, 2 इज HER2, देन HER3, देन HER4. राइट. तो CA ब्रेस्ट के लिए हमारे लिए HER2 एंड HER3 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से जो सिग्नल जाता है वो थ्रू मल्टीपल पाथवेज न्यूक्लियस तक जाता है. राइट. अब हम बात करेंगे HER2 रिसेप्टर की. तो जो HER2 रिसेप्टर है, लेट्स सपोज किसी रिसेप्टर की ये शेप है. ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, ये ऐसे अटैच है. तो HER2 रिसेप्टर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली एक्टिवेटेड ही रहता है. उसके लिए किसी लाइगेंड, यहाँ जैसे कोई लाइगेंड है, वो पहले यहाँ पर अटैच होगा, फिर ये रिसेप्टर एक्टिवेट होकर नीचे सिग्नल भेजेगा. HER2 के साथ ऐसा नहीं है. HER2 लाइगेंड इंडिपेंडेंट पाथवे से काम करता है. ठीक है. तो एंटी HER2 थेरेपी जो ट्रांसुजुमैब आएगा वो यहां पर एक्ट करेगा, और इसका जो डाइमराइजेशन, असल में HER2 का डाइमराइजेशन हो रहा होता है. एक HER2 दूसरे HER2 से ज्वाइन करता है और तब नीचे सिग्नल पास ऑन कर देता है. उस डाइमराइजेशन को एंटी HER2 ड्रग दैट इज ट्रांसुजुमैब ब्लॉक कर देता है. ठीक है. अब HER3 कैसे काम करेगा? हमने HER2 पे काम करने के लिए ट्रांसुजुमैब बनाई, और एक और ड्रग बनाई हमने परटुजुमैब. परटुजुमैब डुअल ब्लॉकेड है, डुअल ब्लॉकर है. HER2 और HER3 दोनों को ब्लॉक करता है. राइट. तो जो HER3 रिसेप्टर है उसके ऊपर कोई लाइगेंड अटैच करेगा. लाइगेंड डिपेंडेंट होता है. HER3 जो ब्लॉक करता है परटुजुमैब, वो लाइगेंड डिपेंडेंट है कि पहले लाइगेंड आएगा, HER3 एक्टिवेट होगा, HER3 HER2 के साथ एक डाइमर बनाएगा. ये सारे रिसेप्टर डाइमराइजेशन करके नीचे सिग्नल भेजते हैं. एक के साथ एक अटैच होगा, जैसे कोई लॉक है, चाबी लगेगी फिर नीचे सिग्नल जाएगा, लाइक दैट. तो ये HER2 HER3 के साथ डाइमर बनाएगा और फिर नीचे सिग्नल जाएगा. इसको परटुजुमैब ब्लॉक कर देता है. और परटुजुमैब HER3 पे भी एक्ट कर रहा है और HER2 पे भी एक्ट कर रहा है. तो ये डुअल ब्लॉकेड करके इसको ब्लॉक कर देता है. राइट. तो हमें HER2 का पता लग गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ट्रांसुजुमैब का. हमें HER3 का, दैट इज परटुजुमैब का भी एक्शन पता लग गया. राइट. उठा लो तुम मैम, इसको स्टॉप करो, पोज हो जाता है. तो जो एंटी HER2 ड्रग्स हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए एंटी HER2 ड्रग्स के बारे में, कोई शॉर्ट नोट लिखें या बताएं, तो आपके दिमाग में कौन कौन सी ड्रग्स आएंगी? ट्रांसुजुमैब, परटुजुमैब, TDXD, TDM1. मैं अभी सिर्फ इन्हीं की बात कर रहा हूँ, बाकी लेपेटिनिब भी है, टुकाटिनिब भी है, बहुत सारी ओरल मेडिकेशंस भी हैं. राइट. जो ओरल TKIs की तरह काम करती हैं, वो HER2 पे भी काम करती हैं, कोई EGFR पे भी काम करती है, मल्टीपल लेवल्स पे काम भी करती हैं. ठीक है. अभी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ इंजेक्टेबल फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ. ट्रांसुजुमैब हमने देख लिया कैसे काम कर रही है, अभी मैं सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बता रहा हूँ. राइट. ट्रांसुजुमैब, परटुजुमैब. अब TDXD, TDM1, ये जो दोनों मेडिसिन हैं, दीज आर ADCs. ADC का क्या मतलब होता है? एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट. मतलब कॉन्जुगेट का मतलब होता है एक लाइगेंड, एक ऐसा लाइगेंड जो इन दोनों को अटैच करेगा.
मतलब एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हमने कीमोथेरेपी के साथ अटैच कर दिया, राइट, और उसको बना दिया एडीसी कि हमें कीमो भी देनी है, हमें टारगेटेड भी देनी है, दोनों को जोड़ा और एक एडीसी बना दिया, राइट। जो TDX, इसमें T फॉर ट्रांसोजुमैब है। ट्रांसोजुमैब इज ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को किस कीमोथेरेपी ड्रग से अटैच किया, वो ये है, ठीक है। जो TDXD है उसमें दिस स्टैंड्स फॉर डेरोक्सटिकैन, डेरोक्सटिकैन। DM1 फॉर एमटेंसिन। ये कीमोमोइटीज के नाम है। जो डेरोक्सटिकैन है ये होता है आपका एमटेंसिन तो हो गया माइक्रोट्यूब्यूल इनिबिटर, एंड डेरोक्सटिकैन इज क्या होता था, हाँ, टोपो आइसोमेरेज 1 इनिबिटर, राइट। तो ये इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसलिए जब हम किसी पेशेंट को TDM1 देते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल इनिबिटर, उस पेशेंट को न्यूरोपैथी हो जाती है। तो TDM1 का साइड इफेक्ट है न्यूरोपैथी, जैसे विनक्रिस्टिन वगैरह में हो जाती है, राइट। और जो डेरोक्सटिकैन है इसमें पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होता है। तो एक एक साइड इफेक्ट मैंने ऐसे बता दिया कि जिसको TDXD देते हैं नोजिया वॉमिटिंग ज्यादा होता है, एमटेंसिन देते हैं तो न्यूरोपैथी ज्यादा होती है, राइट। तो ये था इनका बेसिक एंटी HER2 ड्रग्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज ट्रांसोजुमैब। ट्रांसोजुमैब जो है, दिस इज अ ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल IgG1 एंटीबॉडी, ठीक है। हमने वैसे बचपन में जो हमारा मेडिकल +1 +2 या MBBS के स्टार्टिंग में कभी पढ़े होंगे कि इन मैब्स के नाम कैसे रखे जाते हैं। मतलब जो मेडिसिन है वो माउस से बनी है, माउस प्लस ह्यूमन से मिलके बनी है, या मोस्टली ह्यूमन है, या फिर वो टोटली ह्यूमन है। ठीक है। माउस से बनने वाली हम बहुत ही मतलब मिनिमल यूज करते हैं क्योंकि एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, और शायद मू मैब करके इनका नाम होता है जिनके पीछे ये लिखा रहता है, वो होती हैं। जो माउस प्लस ह्यूमन वाली होती हैं वो काइमेरिक होती हैं, जी मैब। एग्जाम्पल रिटुक्सीमैब, ये आ गया ना, जीमैब। जो मोस्टली ह्यूमन होती हैं, जूमैब, मोस्टली ह्यूमन। उसमें कुछ रिसेप्टर जैसे वो माउस के होंगे, मोस्टली ह्यूमन होगी। बीवेसीजूमैब, ट्रांसुजूमैब, पेम्ब्रोलीजूमैब। नाउ कम टोटली ह्यूमन, ऊमैब, निवोलूमैब, ऊमैब। इससे आपको पता लग जाएगा कौन सा कितना रिएक्शन करने वाली है, राइट। तो जो टोटली ह्यूमन होंगी उसमें रिएक्शन नहीं होंगे, इन्फ्यूजन रिएक्शंस। तो तभी आपको पता लग गया कि रिटुक्सीमैब क्यों हम बहुत डरते हैं, स्टार्टिंग में देते हैं, उसकी ड्रॉप रेट्स क्यों अलग है, पहले 15 ड्रॉप्स, फिर 30 ड्रॉप, फिर 60 ड्रॉप्स, उस हिसाब से हम उसको एस्केलेट करते जाते हैं, ठीक है। तो अब
अब कहीं लिखा होगा दिस इज ह्यूमनाइज्ड, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो मोस्टली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, राइट। और आईजीजी वन टाइप की है, आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजीई, ये अलग अलग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो सकती हैं, उसमें से ये आईजीजी वन है, राइट। ये तो हो गया टाइप। HER2 रिसेप्टर के ऊपर जाके काम करेगी। मैंने पहले ही बता दिया लाइगेंड इंडिपेंडेंट है, कि इसे कोई मतलब नहीं है, कोई आके अटैच करेगा, रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, हमेशा यही होता है, कुछ और आएगा, रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, एक्टिवेटेड रिसेप्टर पे ड्रग काम करेगी। रिसेप्टर पहले से एक्टिवेटेड है, किसी लाइगेंड की जरूरत नहीं है, ट्रांसुजुमेब जाएगा, सीधा काम करेगा, राइट। अब ट्रांसुजुमेब जो है वो सीए ब्रेस्ट के अंदर HER2 पॉजिटिव पेशेंट्स को दिया गया। HER2 पॉजिटिव पेशेंट्स में भी एडजुवेंट सेटिंग में आया, ये सबसे पहले यहीं पे अप्रूव हुआ। HER2 पेशेंट जो ब्रेस्ट वाले होते हैं उनमें लोकल रिकरेंस रेट हाई होता है, मेटास्टेसिस रेट हाई होता है। ER पॉजिटिव अगर हो साथ में तो पुअर रिस्पॉन्स होता है हार्मोनल थेरेपी का, पुअर रिस्पॉन्स होता है। CMF बेस्ड कीमोथेरेपी कम काम करती है HER2 पॉजिटिव पेशेंट्स में, दैट्स व्हाई दे नीड अ स्ट्रॉन्ग एडजुवेंट थेरेपी कि हम लोकल रिकरेंस घटा सकें, डिजीज फ्री सर्वाइवल, ओवरऑल सर्वाइवल को बढ़ा सकें। तो दे रीच एट अ ड्रग दैट इज नोन एज ट्रांसुजुमैब। अब कौन कौन से, मतलब ट्रांसुजुमैब को आप अलग अलग सेटिंग में दे सकते हो, लाइक आप एडजुवेंट सेटिंग में दे सकते हो, नियो एडजुवेंट सेटिंग में दे सकते हो, मेटास्टैटिक सेटिंग में दे सकते हो, नियरली इन एवरी सेटिंग आप दे सकते हो, राइट। अब हम मेनली बात करेंगे एडजुवेंट सेटिंग की। एडजुवेंट सेटिंग किस में देते हैं आप? स्टेज 1, 2, 3 सीए ब्रेस्ट का कोई पेशेंट हो, HER2 पॉजिटिव हो, आपने उसकी सर्जरी कर दी, पोस्ट ऑप केस हो, ऐसे केसेस को आप एडजुवेंट सेटिंग बोलते हो, ठीक है। उन केसेस में आप ट्रांसुजुमैब देते हो। अब 2005 में 3 मेजर ट्रायल्स आए जिन्होंने ट्रांसुजुमैब को फर्स्ट लाइन बना दिया फॉर 1 ईयर ड्यूरेशन के लिए, कि आप कीमो के साथ दो और टोटल कंप्लीट करो उसे 1 साल के लिए, ठीक है। वो कौन कौन से ट्रायल थे? NSABP31, हेरा, BCIRG006 ट्रायल। ये 3 मेजर ट्रायल्स थे जिन्होंने ट्रांसुजुमैब को फर्स्ट लाइन बना दिया। NSABP ट्रायल में उन्होंने क्या किया था कि कीमोथेरेपी के साथ हर्सेप्टिन को ऐड किया, AC दिया उन्होंने, उसके बाद TH दिया, मतलब टैक्सेन में पैक्लिटैक्सेल दिया, हर्सेप्टिन ऐड किया और हर्सेप्टिन को टोटल 1 ईयर के लिए कंप्लीट किया। ये भी हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं, ठीक है। हेरा ट्रायल के अंदर भी इन्होंने कीमोथेरेपी के बाद हर्सेप्टिन दिया फॉर 1 ईयर। इन्होंने कॉन्करेंट दिया, इन्होंने सिक्वेंशियल दिया, कीमोथेरेपी के साथ ऐड नहीं किया, कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद हर्सेप्टिन को दिया। और इन्होंने 1 ईयर के लिए भी दिया और 2 ईयर के लिए भी दिया। और हेरा ट्रायल ने ही बताया कि 2 साल का कोई बेनिफिट नहीं है, गिव ओनली फॉर 1 ईयर। तो हेरा ट्रायल इंपॉर्टेंट ट्रायल था जिसने 1 ईयर को सेट किया। फिर आता है BCIRG006 ट्रायल, इसने भी कीमोथेरेपी के साथ दिया। इसने वैसे तो 3 आर्म बनाए थे, AC फॉलोड बाय TH, TCH एंड AC फॉलोड बाय T ओनली। आज की डेट में हम TCH रेजिमेंट को सबसे ज्यादा देते हैं। ये BCIRG006 ट्रायल ने दिया था कि हमें TCH देना है, राइट। इस ट्रायल में क्या पाया गया था कि देखो इसमें हर्सेप्टिन दिया ही नहीं, एक आर्म इन्होंने स्टैंडर्ड रखा, AC फॉलोड बाय T हमारा स्टैंडर्ड था,
उसमें हर्सेप्टिन ऐड किया अलग अलग तरीके से कि बाद में करूं या एड्रियामाइसिन हटा देता हूं क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, राइट। तो बाद में देखा गया इन दोनों आर्म्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, राइट। तो इसलिए यहां से TCH फर्स्ट लाइन बन गया, ये TCH बना दिया इन्होंने फर्स्ट लाइन। और इसमें इन्होंने डोसिटैक्सल को यूज किया था, NSABP ने पैक्लिटैक्सल को यूज किया था, BCIRG ने डोसिटैक्सल को यूज किया था, राइट। अब ये तो हो गया कौन कौन से, ये क्वेश्चन आया हुआ है DNB में कि उन एडजुवेंट ट्रायल्स को बताओ जिन्होंने ट्रांसुजुमैब को स्टैंडर्ड बनाया। ये तीनों ट्रायल्स लिखने हैं साथ में। अब आती है बारी रिजल्ट्स की, डिजीज फ्री सर्वाइवल और ओवर कि ट्रांसुजुमैब आप दे तो रहे हो, बेनिफिट कितना है, राइट। तो बेनिफिट यहां पे जो निकला NSABP 31 में 10 ईयर डिजीज फ्री सर्वाइवल में 12% का बेनिफिट मिला, ठीक है। हेरा ट्रायल में वो 6% था और BCIRG में भी वो मतलब आप कह सकते हो कि 6 to 10% की रेंज में था। तो रफली 6 से 12% की रेंज में आपको डिजीज फ्री सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है, राइट। और अगर मैं ओवरऑल सर्वाइवल की बात करूं तो ओवरऑल सर्वाइवल भी मुझे 10 ईयर का ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट अराउंड आप 10% एक रफ फिगर में याद रख सकते हो कि 10 से 12-11% की रेंज में मुझे 10 साल का ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट मिला। क्योंकि वो कहीं 4% भी लिखा हुआ है, कहीं कुछ भी लिखा हुआ है, बट रफली ये वाला बेनिफिट अचीव होता है, राइट। अब बारी आती है एडजुवेंट सेटिंग में, एक और है APT ट्रायल। लो, जब कभी आपसे पूछा जाए कि लो रिस्क HER2 कैटेगरी में कीमो देनी है नहीं देनी, अब वो लो रिस्क कैटेगरी कौन सी है, वो है T1N0M0 HER2 पॉजिटिव कि ना तो नोड है ना मैट्स है, इट्स T1 की जो ट्यूमर का साइज है वो भी छोटा है। बट जो APT ट्रायल था उसने 3 सेंटीमीटर से छोटे ट्यूमर्स को कवर किया। वैसे तो 2 सेंटीमीटर तक T1 होता है, बट इन्होंने 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा लिया 3 सेंटीमीटर से नीचे। और इन्होंने पैक्लिटैक्सल दिया 80 mg पर मीटर स्क्वायर वीकली फॉर 12 वीक्स। इन्होंने ट्रांसुजुमैब को दिया 4 मिलीग्राम पर केजी लोडिंग फॉलोड बाय 2 मिलीग्राम पर केजी मेंटेनेंस फॉर 52 वीक्स, मतलब 1 साल के लिए इन्होंने हर्सेप्टिन दिया। और इन्होंने पाया कि जो इन्वेजिव डिजीज फ्री सर्वाइवल है फॉर 10 ईयर दैट इज अराउंड 91%। और अगर हम हर्सेप्टिन ना दें तो वो इस ट्रायल में नहीं फाइंड आउट हुआ, ऑल्दो रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज से दैट इज अराउंड 80 to 85%। तो अल्टीमेटली अर्ली स्टेजेस में भी 5 to 10% डिजीज फ्री सर्वाइवल बेनिफिट हमें मिला, राइट। अब जो न्यू एडजुवेंट में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, जैसे कि क्योंकि क्लियोपेट्रा ट्रायल भी था जिसमें इन्होंने ट्रांसू प्लस पर2 दे दिया न्यू एडजुवेंट में और उसको अप्रूवल मिल गया, ठीक है, उसमें भी बेनिफिट है। हम बात करेंगे ट्रांसुजुमैब के बारे में थोड़ा सा और कि ट्रांसुजुमैब के एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। जो सबसे मेन इशू है दैट इज कार्डियोटॉक्सिसिटी। कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है टाइप 2 कार्डियोटॉक्सिसिटी। अब ये टाइप 2 कार्डियोटॉक्सिसिटी क्या है, इसको आप अलग भी बना सकते हो कार्डियोटॉक्सिसिटी को 1 and 2, ठीक है। तो टाइप 1 कार्डियोटॉक्सिसिटी, टाइप 2 कार्डियोटॉक्सिसिटी। टाइप 1 का मतलब होता है इरिवर्सिबल, जो रिवर्स नहीं होगी। टाइप 2 इज रिवर्सिबल, जो रिवर्स हो जाएगी बाद में।
ये डोज इंडिपेंडेंट होती है। डोज इंडिपेंडेंट का मतलब है कितनी भी डोज दे रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे एड्रियामाइसिन में डोज डिपेंडेंट होता है कि हम देखते हैं पेशेंट को क्यूमुलेटिव कितनी डोज मिली है डॉक्सोर्बिसिन की। ट्रांसोजुमैब में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये एड्रियामाइसिन में होता है और ये ट्रांसोजुमैब में होता है टाइप 2। टाइप 1 में नेक्रोसिस होता है। ट्यूमर सेल्स जो कार्डियक मायोसाइट्स हैं वो डाई कर जाती हैं ड्यू टू रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, और डाई होंगी तो फिर बाद में नेक्रोसिस हो जाएगा। इसमें जो स्ट्रेस को बियर नहीं कर पाती मायोसाइट्स, उस वजह से उनकी डेथ हो जाती है, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, जो लॉस ऑफ फंक्शन बाद में रिवर्स कर जाता है। ठीक है, ट्रांसोजुमैब जब हम स्टॉप कर देते हैं तो 1 to 3 मंथ्स के अंदर वो रिवर्स हो जाता है। लेट्स सपोज किसी का लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, वो 3 मंथ्स के बाद रिवर्स कर जाएगा। तो ट्रांसोजुमैब की टॉक्सिसिटी हम कब बोलते हैं? जब किसी पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन 10% से ज़्यादा गिर जाए। किसी का 60% था उसका 50% से कम हो जाए, या फिर किसी पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन 55 था उसका 50 से नीचे आ जाए। किसी भी पेशेंट का 50 से नीचे चला गया उसको हम ट्रांसोजुमैब की टॉक्सिसिटी बोलते हैं। हमें इमीडिएटली होल्ड करना पड़ता है ट्रांसोजुमैब। बट मैक्सिमम केसेस में तो दोनों ही लग रहे होते हैं, पहले एसी देन हर्सेप्टिन, अगर हार्टली पॉजिटिव देन हाउ वी विल रूल आउट कि किसकी वजह से है। नहीं तो हमें बेसलाइन कराना पड़ता है ना। हमेशा आप जब भी ट्रांसोजुमैब शुरू करोगे आपको पेशेंट का बेसलाइन लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन करवाना, इको कराना है। अगर पेशेंट का अप फ्रंट एलवीएफ 50% से नीचे है, दैट्स अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू स्टार्ट द ट्रांसोजुमैब, क्योंकि आपको फिर पता ही नहीं चलेगा कि ये ट्रांसोजुमैब की टॉक्सिसिटी है या पेशेंट वैसे ही कार्डियक कॉम्प्रोमाइज में है, राइट। 55% इजेक्शन फ्रैक्शन, 50% इजेक्शन फ्रैक्शन से नीचे आपको ट्रांसोजुमैब स्टार्ट नहीं करना चाहिए, राइट। तो अब आपने करवा लिया किसी का बेसलाइन, लेट्स सपोज बेसलाइन इज 55%, यू स्टार्ट ट्रांसोजुमैब। जब आप इसमें मॉनिटरिंग होती है, जब आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, एवरी 3 मंथली यू विल डू द इको। आपने 3 महीने बाद इको किया आपका इजेक्शन फ्रैक्शन पेशेंट का आ गया 45%, स्टॉप द ट्रांसोजुमैब। वेट फॉर 3 मंथ्स, आप 3 मंथ्स के बाद इको कराते हो, अगेन इजेक्शन फ्रैक्शन 55%, अगेन रीचैलेंज द पेशेंट फॉर ट्रांसोजुमैब। अगर फिर से कम होता है देन यू कैन कंसीडर द स्टॉपिंग, परमानेंटली स्टॉपिंग, राइट। एटलीस्ट पेशेंट को एक बार तो आपने रीचैलेंज देना ही देना है। तो ये हो गई कार्डियोटॉक्सिसिटी। कार्डियोटॉक्सिसिटी ट्रांसोजुमैब की क्यों होती है? क्योंकि HER2 रिसेप्टर कार्डियक मायोसाइट्स पर प्रेजेंट होता है। HER2 रिसेप्टर PIK3, मैंने पहले भी पाथवे बताया, PIK3 सिग्नलिंग के थ्रू सार्कोमियर को एक्टिवेट करता है और सार्कोमियर अपना काम करता है हार्ट में। अगर उसको स्टॉप कर दिया जाएगा तो सार्कोमियर इनएक्टिवेट होके स्ट्रेस में जब भी जाएगा तो वो अपना फंक्शन छोड़ देगा। इस तरीके से कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। तो कार्डियक टॉक्सिसिटी हो गई। बाकी इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस हो सकते हैं, और इसमें एक रेयर साइड इफेक्ट है पल्मोनरी टॉक्सिसिटी का ट्रांसोजुमैब के साथ। किसी किसी पेशेंट को इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस हो सकता है, रेयर केसेस में ARDS हो सकता है, राइट। तो एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स ये थे। बाकी कुछ और नहीं होता, बस यही दो दिन। मतलब ट्रांसएमिनाइटिस बहुत रेयर है, और कोई ज्यादा ट्रांसोजुमैब के एज सच, वही मैं कह रहा हूँ कि एज सच कोई ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं नहीं। एलर्जिक रिएक्शन है ना, अब वही तो कह रहा हूँ, इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन वो तो अब होंगी। हाँ, अब इसमें बस एक चीज बतानी रह गई कि इन ऐसा पॉसिबिलिटी हमने पहली बार दिया, हर्सेप्टिन नहीं रिएक्शन नहीं आया, बीच में कभी आ सकता है इसको? हाँ, वो तो हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते ही रहते हैं किसी को आ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं हुआ है उसको तो कई बार ब्रांड चेंज हो गया, कई बार सेम ब्रांड का लॉट चेंज हो गया, तो उसमें एलर्जिक रिएक्शंस कॉमन है, आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं आ सकते। इंसिडेंस कितना है कार्डियोटॉक्सिसिटी का? 4 to 5% इंसिडेंस है कार्डियोटॉक्सिसिटी का अगर आप हर्सेप्टिन दे रहे हो, और वो अप टू 25% तक भी जा सकता है अगर आपने वो पेशेंट को एड्रियामाइसिन ऐड कर दिया तो।
इसलिए एड्रियामाइसिन के साथ तो नहीं देना पेशेंट को, एड्रियामाइसिन के साथ कभी हर्सेप्टिन इसलिए नहीं TCH देना, में एड्री इसलिए हटा दिया TCH में एड्रियामाइसिन हटा दिया गया। ओके, सीक्वेंशियली तो अब सिक्वेंशली आप दे सकते हो, कॉन्करेंटली नहीं देना है, ठीक है। ये बात हो गई, और कुछ रह गया? डोजेस, हाँ, डोजेज मॉनिटरिंग डोजेस, फ्रीक्वेंसी हम जो ईसीजी कराते हैं, इको कराते वो बता दिया मैंने, 3 मंथली ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। हाँ अच्छा, पूरा नहीं बताया था, सॉरी। 3 मंथली इको या फिर मूगा स्कैन, 3 मंथली ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, 6 मंथली पोस्ट ट्रीटमेंट फॉर 2 years एडजुवेंट सेटिंग में। ये आपकी फॉलोअप रहेगा। डोज कितनी है? आईवी की डोज अलग है, सबक्यूट की डोज अलग है। आईवी में आप देते हो 8 मिलीग्राम पर केजी लोडिंग फॉलोड बाय 6 मिलीग्राम पर केजी 3 वीकली, 4 मिलीग्राम पर केजी फॉलोड बाय 2 मिलीग्राम पर केजी वीकली। ये वीकली की डोज है, ये 3 वीकली की डोज है। पहली साइकिल में आप इससे कैलकुलेट करोगे, सेकंड साइकिल से आप मेंटेनेंस कैलकुलेट कर लोगे। सबक्यूट में फिक्स डोज है 600 मिलीग्राम सबक्यूट। फेस्गो नाम का इंजेक्शन आता है, उसके अंदर फिक्स 600 मिलीग्राम सबक्यूट ट्रांसुजुमैब रहता है। पर्टुजुमैब की उसमें लोडिंग होती है। फेस्गो आता है जिसमें ट्रांसुजुमैब प्लस पर्टुजुमैब इंजेक्शन एक साथ आता है, राइट। पर्टुजुमैब की लोडिंग होती है उसके अंदर 1200। तब हम जब किसी पेशेंट को फर्स्ट साइकिल फेस्गो लगाते हैं तो उसमें 1200 मिलीग्राम पर्टुजुमैब होता है, 600 मिलीग्राम ट्रांसुजुमैब होता है। जब हम पेशेंट को सेकेंड साइकिल फेस्गो लगाते हैं तो 600-600 लगाते हैं, वो दोनों 600-600 हो जाते हैं। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन आती है। डोज बेशक अलग हो, लेकिन इनकी जब जो ब्लड में जो कंसंट्रेशन जाती है वो बाद में इक्वली आ जाती है। ओके, तो ये सबक्यूटेनियस वाला इंजेक्शन कितना टाइम इंटरवल पे लगता है? वो सेम है, 3 वीकली वाला है ये, मतलब वीकली वाला नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें एक ही ऑप्शन है? हाँ, इसमें वीकली वाला है, फेस्गो 3 वीकली लगता है। ओके, तो जो पेशेंट को 3 वीकली आईवी नहीं लगवाना है वो फेस्को लेते रहते हैं हाँ, यस। ये तो मैंने बहुत सुना है फेस्को इंजेक्शन। हाँ, वो यही था। और प्राइस वाइज? प्राइस वाइज थोड़ा महंगा है। पर्टुजुमैब और ट्रांसुजुमैब सस्ता पड़ता है, फेस्गो थोड़ा महंगा पड़ता है। और सबक्यूटेनियस लगाना कहाँ है? एब्डोमिनल वॉल या आर्म? हाँ, नहीं, एब्डोमेन में लगा देते हैं हम तो। या वो थाई में भी लगाया है, थाई में भी लगाया है। तो जब ये लगता है तो वो ट्रांसफ्यूजन का जो डोज रेट है, ओवर हाउ मच आवर वी हैव टू ट्रांसफ्यूज, जैसे होता था ना पहले, ओवर 1 आवर 2 आवर, कैसे रहेगा ट्रांसफ्यूजन का? ट्रांसुजुमैब तो आई थिंक 30, जैसे पहली साइकिल 60 में दे लो, सेकंड साइकिल से आप 30 में कर दो, क्योंकि इन्फ्यूजन रिएक्शंस हो सकते हैं ना, तो फर्स्ट साइकिल में से ml उसमें जाएगा पूरा 500 ml में जाता है, 500 में भी दे सकते हो, 250 ml में भी दे सकते हैं। और क्या है, कैसे NS, decide करते DNS हैं सर? कैसे? फ्लूइड नहीं देना तो आप 250 में दे लो। और किसमें? DNS, D5, NS? एनएस में लाइक पैक्लिटैक्सिल है ना? हाँ। पैक्लिटैक्सिल को हमेशा NS में देते हैं। हाँ, ठीक है। और I think almost रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये हो गया, साइड इफेक्ट्स हो गए, वो तो कुछ नहीं था पेंडिंग, आई थिंक हो गया।